नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ साया मौत का नॉवल का तीसरा पार्ट। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस नॉवल के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है साया मौत का। ओके, नैना निर्णयात्मक स्वर में बोली, कहाँ चलोगे? जहां तुम जाना चाहो। झेरी, लेकिन अगर ऐसी रफ्तार से जाया जाए कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं और या फिर एक्सीडेंट हो ही जाए। कबूल। तुम कितनी देर में झेरी पहुंचना चाहती हो? 50 मिनट से कम में झेरी पहुंचना मुझे संभव नहीं लगता। मेरे जानकारों में कैप्टन देवराज सबसे तेज ड्राइवर हैं। उसने एक बार अपनी जीप पर 50 मिनट में मुझे झेरी पहुंचा दिया था। अगर मैं तुम्हें वहां 45 मिनट में पहुंचा दूं तो मैं इसे एक करिश्मा समझूंगी। तो फिर आज करिश्मा ही होगा। यानी कि रमाकांत को कहते चलें कि अगर हम 2 घंटे में वापस ना लौटे तो ये झेरी के रास्ते में हमारी लाशें तलाश करवानी आरंभ कर दे। नॉनसेंस, सुनील मुंह बिगाड़ कर बोला। कम ऑन, बॉटम्स अप। तीनों ने अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। चलें, सुनील बोला। एक राउंड और हो जाए, रमाकांत बोला। नहीं, सुनील बोला, झेरी बार है, बाकी वहां। क्यों नैना? राइट, नैना बोली। सुनील ने अपनी बांह उसकी ओर बढ़ा दी। नैना ने उसकी बांह में बांह पिरोई। दोनों बाहर की ओर बढ़े। सुनील उसके साथ क्लब की इमारत से बाहर आ गया। दोनों उस ओर बढ़े जिधर सुनील की मोटरसाइकिल खड़ी थी। सुनील मोटरसाइकिल स्टार्ट करने ही वाला था कि वेटर भागता हुआ वहां पहुंचा। साहब, वो हांफता हुआ बोला, आपका टेलीफोन। मैं अभी आया, सुनील नैना से बोला। उसने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और वेटर के साथ क्लब के भीतर गया। वेटर ने रिसेप्शन की बगल में रमाकांत के ऑफिस की ओर संकेत कर दिया। सुनील ऑफिस में घूमा। भीतर रमाकांत मौजूद था। फोन नहीं है, वो जल्दी से बोला। तुम्हें यह देने के लिए बुलाया था। उसने एक खुला हुआ सिगरेट केस सुनील की ओर बढ़ा दिया। बाईं ओर की सिगरेटों में हसीस चरस भरी हुई है, रमाकांत बोला। दाईं ओर की सिगरेट सादे हैं, रख लो, शायद काम आए। सुनील ने सिगरेट केस को बंद करके जेब के हवाले किया और बोला, थैंक यू। तुम वाकई 45 मिनट में झेरी पहुंच जाओगे? अब तो मान सम्मान का प्रश्न है। जरूर पहुंचूंगा। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। सुनील बाहर आ गया। सॉरी हनी, वो नैना से बोला। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नेवर माइंड, नैना बोली। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। नैना मोटरसाइकिल पर सुनील की तरह दाएं बाएं पांव लटकाकर बैठी थी। सुनील ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तैयार? वो बोला। तैयार, नैना बोली। वक्त देख लो, 9:20 हुए हैं। हियर वी गो। सुनील ने तुरंत मोटरसाइकिल को गियर में डाला और यूथ क्लब के कंपाउंड से बाहर ले आया। बस केवल वही कुछ 100 गज का फासला था जो उसने बड़े मर्यादित ढंग से तय किया। उसके बाद शक्तिशाली इंजन वाली मोटरसाइकिल सड़क पर यूं भागी जैसे कोई रॉकेट छूटा हो। नैना ने अपनी बाहें सुनील की बगलों से गुजारकर उसकी छाती पर जकड़ ली। उसके उन्नत नुकीले उरोज सुनील की पीठ के साथ इस कदर सट गए कि सुनील के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ने लगी। उसका शरीर सुनील के शरीर से एकदम चिपक गया। लेकिन सुनील को उस वक्त दीन दुनिया की खबर नहीं थी। उस वक्त उस पर एक ही धुन सवार थी कि उसे हर हालत में 45 मिनट में झेरी पहुंचना था। नगर की विभिन्न सड़कों से गुजरते समय उसने एक्सीडेंट की परवाह नहीं की, ट्रैफिक सिग्नल की परवाह नहीं की, अन्य ड्राइवरों की गाड़ियों की परवाह नहीं की, ट्रैफिक के सिपाही की सीटी की परवाह नहीं की। उस समय अपनी मंजिल के अलावा उसके लिए संसार की किसी चीज का अस्तित्व नहीं था। उस समय उसे अपने पीछे बैठी भरपूर जवान लड़की के गदराए हुए शरीर की तपिश तक महसूस नहीं हो रही थी। उस समय उसका सारा ध्यान एक ही बात पर केंद्रित था, रफ्तार, रफ्तार, रफ्तार। राजनगर की भीड़ भाड़ से बाहर आते ही जो थोड़ा सा नियंत्रण सुनील ने एक्सीलेटर पर रखा हुआ था वो भी समाप्त हो गया। अब मोटरसाइकिल भाग नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। ठंडी हवा उन दोनों के चेहरों पर नश्तर की तरह चुभ रही थी। दाएं बाएं निगाह डालने पर पेड़ दिखाई नहीं देते थे, बल्कि उनके स्थान पर एक पीछे भागती हुई काली दीवार दिखाई देती थी। और तारीफ की बात यह थी कि नैना न केवल भयभीत नहीं थी, वो खुशी से किलकारियां मार रही थी।
वो सुनील से यूं चिपकी हुई थी जैसे वो उसी के शरीर का एक अंग हो। सुनील ने पहली बार मोटरसाइकिल को तब गियर से निकाला जब वो झेरी की झील के किनारे जाकर खड़ी हुई। नैना मोटरसाइकिल से उतरी, सुनील भी उतरा। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। तब मुश्किल से 10 बजे थे। नैना ने भी उतरते ही घड़ी देखी थी। हाउ इज दैट मैडम? सुनील ने पूछा। ओ सुनील, नैना प्रसन्न स्वर में बोली, यू आर वंडरफुल, यू आर अ मिरेकल वर्कर। और वो उससे लिपट गई। उसने ताबड़तोड़ कई चुंबन सुनील के सारे चेहरे पर जड़ दिए। तब सुनील को पहली बार अनुभव हुआ कि वो एक जवान लड़की के सहवास में था। उसने मजबूती से अपनी बाहें उसके गिर्द लपेट दी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। तब सुनील ने देखा उनके समीप एक आदमी खड़ा था जो विचित्र निगाहों से उन्हें देख रहा था। सुनील ने आंखें निकालकर उसकी ओर देखा और किसी बेहद झगड़ालू बिल्ली की तरह यूं गुर्राया कि उस आदमी को वहां से भागते ही बनी। नैना खिलखिलाकर हंसी। झील के किनारे किनारे आईटीडीसी के बनाए हुए टूरिस्ट कॉटेज थे। उन्हीं में से एक कॉटेज नुमा इमारत में रेस्टोरेंट और बार था। रेस्टोरेंट की एक दीवार के साथ छोटे छोटे केबिन बने हुए थे। सुनील और नैना उन केबिनों में से एक में जा बैठे। रेस्टोरेंट में खास भीड़ नहीं थी। सुनील ने 2 पैक जॉनी वॉकर और मछली के कबाब का ऑर्डर दिया। सुनील और नैना मेज पर आमने सामने बैठने के स्थान पर अगल बगल बैठे थे। वेटर के जाते ही सुनील ने अपनी बाहें नैना के गिर्द लपेट दी। नैना लता की तरह उससे लिपट गई। मनी मन उसके होठों की बैंगनी रंगत पर कुटते हुए सुनील ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब वेटर उनका ऑर्डर लेकर वहां पहुंचा और धीमे से खांसा। दोनों अलग हुए। नैना का चेहरा एकदम लाल हो गया था और आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे। सुनील, वो भर्राई आवाज में बोली, आई नेवर न्यू दैट यू केयर्ड, आई ऑलवेज लाइक्ड यू हनी। सुनील साफ साफ झूठ बोलता हुआ बोला, लेकिन क्या करूं, कामकाजी आदमी हूं, तफरीह के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। तुम्हारी तरह रईस होता तो। अब मेरा मूड खराब मत करो। ओके ओके। दोनों ने जाम टकराए। फिर सुनील ने रमाकांत का दिया सिगरेट केस निकाला। उसने सिगरेट केस की बाईं ओर की कतार से एक सिगरेट निकालकर नैना की ओर बढ़ाया और बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, ग्रास। नैना के नेत्र चमक उठे। रियली? वो तनिक अविश्वासपूर्ण स्वर में बोली। सुनील केवल मुस्कुराया। ओ सुनील, यू आर ग्रेट। नैना ने एक चटाकेदार चुंबन सुनील के गाल पर जड़ दिया। यू आर अ रियल स्विंगर। उसने सिगरेट ले लिया। सुनील ने अपने लिए एक सादा सिगरेट निकाला। दोनों ने सिगरेट सुलगाए। आधे घंटे बाद जब वे वहां से बाहर निकले, उस समय नैना भरपूर तरंग में थी। दोनों झील के किनारे पहुंचे। अब? सुनील बोला। ओ लवर बॉय। नैना बड़े अश्लील स्वर में बोली, आओ कहीं चलें। कहां? जहां हम बिना किसी के दखल के सारी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार सकें। वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूं। है कोई ऐसी जगह निगाह में? अपने फ्लैट पर चलो। सुना है तुम अकेले रहते हो। रहता हूं, सुनील जल्दी से बोला, लेकिन आज फ्लैट खाली नहीं है। आज रात के लिए मेरे एक दोस्त ने फ्लैट की चाबी मांग ली है। क्यों? सुनील एक अश्लील हंसी हंसा। उसने हाथ बढ़ाकर नैना के गाल पर चुटकी काट ली। ओह, नैना बोली, मैं समझ गई। यूथ क्लब चलें? नहीं, वहां मनपसंद तन्हाई तो हासिल नहीं होगी, उल्टे बेहद पब्लिसिटी हो जाएगी। तो फिर मेरी कोठी पर चलो, लेकिन तुम्हें खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में घुसना पड़ेगा, पाइप पर चढ़कर। ओ नो, डरते हो पाइप पर चढ़ने से? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारी खातिर तो मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं। तो फिर? मैं तुम्हारी बदनामी से डरता हूं। ओह नेवर माइंड, किसी को मालूम नहीं होगा। शायद नहीं होगा, लेकिन मन पर भय का बोझ तो रहेगा। ऐसे माहौल में सारा मजा मारा जाता है। तुम ठीक कह रहे हो, नैना सोचती हुई बोली। कुशन चुप्पी रही। सुनो, सुनील सावधान स्वर में बोला। नैना ने सिर उठाया। तुम रंजीता को जानती थी? रंजीता गुप्ता, मुकुट बिहारी गुप्ता एमपी की लड़की। हाँ, जानती थी। नैना तनिक संदिग्ध स्वर में बोली। क्यों? वो मुझे एक बार क्रिस्टल क्लब लेकर गई थी। बड़ी रंगीन जगह थी वो, लेकिन उसने बताया था कि वहां असली आनंद वही उठा सकता था जो कि क्लब का सदस्य हो या क्लब के किसी सदस्य के मेहमान के रूप में वहां जाए। नैना, बहुत लाजवाब जगह है वो। वहां जैसा आनंद मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। रंजीता मर गई बेचारी। वो वहां की सदस्य थी। वो जिंदा होती तो हम दोनों को वो आज अपने मेहमान के तौर पर क्रिस्टल क्लब ले जाती। आनंद रंजीता की वजह से हासिल हुआ था या क्रिस्टल क्लब की वजह से? नैना बोली।
उसके स्वर में स्पर्धा और द्वेष की भावना छुपाई नहीं छुप रही थी। दोनों वजह से। रंजीता से आनंद हासिल हुआ हो तुम्हें, ये बात तो समझ में आती है, बड़ी फॉरवर्ड लड़की थी। लेकिन क्रिस्टल क्लब की वजह से ऐसा क्या खास आनंद हासिल हो गया? उससे बेहतर कैबरे राजनगर में दर्जनों जगह होता है। सुनील हिचकिचाने का अभिनय करने लगा। यस, नैना बोली। सुनील कुछ क्षण चुप रहा और फिर नैना के कान के पास मुंह ले जाकर यूं बोला जैसे उसे भय हो कि झील के उस सुनसान किनारे पर कोई उसकी बात सुन न ले। ट्रिप। सुनील को मालूम था कि हेरोइन और एलएसडी के नशे के आदी लोग इस भयंकर नशे की अनुभूति का जिक्र इसी सब द्वारा करते थे। नैना के नेत्र एकदम चमक उठे। अच्छा, वो खुशी से बोली। और नहीं तो क्या? क्या हेरोइन या एलएसडी? एलएसडी, सुनील बोला। इतना सुनील भी जानता था कि हेरोइन का इंजेक्शन लिया जाता था, जबकि एलएसडी नामक मादक पदार्थ की गोलियां और कैप्सूल होते थे, इसलिए एलएसडी का नाम लेना सुरक्षित था। सुनील के शरीर पर इंजेक्शन की सुई के पंक्चर के निशान न पाकर नैना संदिग्ध हो सकती थी, विशेष रूप से तब जबकि वो नैना के सामने स्वयं को हर प्रकार के आधुनिक नशे का शौकीन जाहिर कर रहा था। तुम क्रिस्टल क्लब जाना चाहते हो? हाँ, रंजीता और मैंने वहां जो मजे किए थे उसे तो याद कर करके मेरे होश उड़ने लगते हैं। तुम किसी को जानती हो जो क्रिस्टल क्लब का सदस्य हो और आज रात हमें वहां ले जा सके? मैं खुद क्रिस्टल क्लब की सदस्य हूं, वो बोली। सच? सुनील हर्षित स्वर में बोला। हाँ। ओ डार्लिंग। सुनील ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। नैना के पांव जमीन से उखड़ गए। सुनील ने उसे हवा में 3-4 चक्कर दे डाले। छोड़ो छोड़ो, छटपटाती हुई वो बोली। सुनील ने उसके पांव यूं जमीन पर टिकाए जैसे ये मामूली सी ठोकर से टूट जाने वाली कोई नाजुक सी चीज हो। नैना ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े और बाल व्यवस्थित किए। दोनों फिर मोटरसाइकिल पर सवार हुए और राजनगर की ओर रवाना हो गए। आधी रात के करीब सुनील और नैना क्रिस्टल क्लब पहुंचे। भीतर डबल कैबरे चल रहा था, अर्थात अनावृतता की चरम सीमा की ओर बढ़ती हुई 2 सुंदर नर्तकियां हॉल में मौजूद मेहमानों के बीच थिरक रही थी। नैना निश्चय ही वहां जानी पहचानी सूरत थी। उसे देखते ही काला सूट पहने एक आदमी उसकी ओर बढ़ा। उसने तुरंत उनके लिए हॉल में एक मेज का इंतजाम कर दिया। सुनील बैठ गया, लेकिन नैना बैठने के स्थान पर काले सूट वाले की बांह पकड़कर उसे एक और ले गई। कुछ क्षण खुसर पुसर होती रही। बीच में काले सूट वाले ने एक आध बार उड़ती सी निगाह सुनील पर डाली। अंत में वो सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। नैना सुनील के समीप आ बैठी। एक वेटर उन्हें ड्रिंक सर्व कर गया। सुनील ने 2 सादे सिगरेट निकालकर सुलगाए और एक नैना को सौंप दिया। कैबरे में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। कोई 10 मिनट बाद अपेक्षित क्लाइमैक्स पर कैबरे समाप्त हुआ। काले सूट वाला वापस लौटा। उसने नैना को संकेत में कुछ कहा। नैना उठी, सुनील भी उठा। उसने सुनील की बांह यूं थाम ली जैसे वो कोई मेले में आया बच्चा हो और उसके गुम हो जाने का खतरा हो। दोनों काले सूट वाले के पीछे पीछे हॉल के पृष्ठ भाग में बने दरवाजे में से गुजरकर एक अर्ध प्रकाशित गलियारे में आ गए। वहां एक लिफ्ट थी जिसके सामने सफेद यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था। काले सूट वाले के संकेत पर उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला। सुनील और नैना भीतर दाखिल हुए। काले सूट वाले ने भीतर कदम नहीं रखा। यू नो योर वे, वो नैना से बोला। यस, नैना जगमगाती हुई मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकती हुई बोली। थैंक्स। सफेद वर्दी वाले ने भीतर आकर लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। उसने पैनल में लगा एक बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर उठने लगी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकी। सुनील ने बाहर से क्रिस्टल क्लब वाली इमारत देखी थी। इमारत 5 मंजिला थी, लेकिन लिफ्ट में किसी प्रकार का इंडिकेटर नहीं लगा हुआ था और उसके दरवाजे में छोटा सा झरोका तक नहीं था। ना ही सुनील को लिफ्ट की रफ्तार से कोई अंदाजा हो पाया था। इसलिए जब लिफ्ट रुकी तो सुनील कतई कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि वे इमारत की कौन सी मंजिल पर पहुंचे थे। वे लिफ्ट से बाहर निकले। आगे एक लंबा गलियारा था जिसमें दोनों ओर दरवाजे ही दरवाजे थे। कोई खिड़की नहीं थी। नैना उसकी बांह थामे गलियारे में आगे बढ़ी। रंजीता के साथ तुम ब्लू रूम में गए थे ना? एकाएक नैना बोली। हाँ, सुनील हड़बड़ाकर बोला। पता नहीं ब्लू रूम क्या बला थी। नैना का नशे में होना सुनील के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा था। नैना अपने पूरे होशो हवास में होती तो वो बहुत जल्दी भांप जाती कि सुनील वहां के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने क्रिस्टल क्लब में कभी कदम भी नहीं रखा था। नैना एक दरवाजे के आगे रुकी। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोला। दोनों ने भीतर कदम रखा। नैना ने सावधानी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। सुनील ने देखा वो कोई 20 गुना 20 फुट का बड़े ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से सजा चौकोर कमरा था।
कमरे की दीवारें, उसके पर्दे, फर्नीचर, जमीन पर बिछा कालीन, दरवाजों का पेंट, यहाँ तक कि रोशनी भी सब कुछ नीला था। भीतर 7-8 नौजवान लड़के लड़कियां मौजूद थे। लगभग सभी की आंखें नशे में चमक रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर कुलीनता की छाप साफ दिखाई दे रही थी। एक कोने के सोफे पर एक लड़का बैठा था। उसकी गोद में एक लड़की बैठी थी जो एकदम नंगी थी। लड़की ने सुनील के आगमन पर सिर उठाकर उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और फिर लड़के की ओर देखने लगी। शर्म और झिझक का कोई काम ही नहीं था। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि वो उस समय किस स्थिति में थी। एक अन्य आराम कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। पता नहीं वो किन ख्यालों में डूबी हुई थी। एक अन्य जोड़ा एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हंसता हुआ एक सोफे पर यूं बैठा हुआ था जैसे तस्वीर खिंचवाने के लिए कैमरे के सामने बैठा हो। चेहरे की हंसी और नशे से चमचमाती आंखों के अलावा उनके शरीर में कैसी भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। एक हिप्पी नौजवान बैठा हुआ था, धीरे धीरे गिटार बजा रहा था। कालीन पर एक जींसधारी युवती बैठी थी। उसने अपने ब्लाउज के बटन खोलकर दोनों रोज बाहर निकाले हुए थे। उसकी गोद में एक बड़ा कमसिन सा लड़का लेटा हुआ था। वो अपना स्तन पकड़कर बार बार यूं उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा हो। दोनों इस क्रिया से बहुत प्रसन्न थे और रह रहकर अट्टहास कर रहे थे। नैना के भीतर कदम रखते ही गिटार वाले हिप्पी ने गिटार बजानी बंद कर दी। उसने गिटार को बड़ी नजाकत से दीवार के साथ लटका दिया और उठ खड़ा हुआ। वो नैना के पास पहुंचा। सुनील की ओर उसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। हाय बेबी, वो उत्साहपूर्ण स्वर में बोला। हाय जूलियन, नैना बोली। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं शाम से ही अकेला बैठा बोर हो रहा हूं। कम ऑन, लेट्स हैव फन। उसने नैना को अपनी गोरीले जैसी बाहों में दबोच लिया। जूलियन, नैना क्रोधित स्वर में बोली, लीव मी अलोन। लेकिन हिप्पी ने उसे नहीं छोड़ा। उसका एक हाथ नैना के ब्लाउज में घुस गया और उसके एक उरोज से लिपट गया। सुनील बड़ी कठिनाई से स्वयं को हिप्पी पर झपटने से रोक पाया। शायद वहां ये बातें साधारण मानी जाती थी। नैना ने पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को उसके बंधन से मुक्त किया और एक झन्नाटेदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद किया। तमाचे की आवाज यूं वहां के बंद वातावरण में गूंजी जैसे बम फटा हो। एक क्षण के लिए सबकी निगाहें उस ओर उठी, लेकिन कोई हैरान नहीं था। किसी के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं पूछी थी। जिसको तमाचा पड़ा था वो भी हंस रहा था, हालांकि पीड़ा से उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। जाओ, अपनी गिटार लेकर बैठो, नैना ने आदेश दिया। ओके, हिप्पी सहज स्वर में बोला, लेकिन बाद में मैं तुम्हें लेकर बैठूंगा। ओके, लेकिन जब मैं कहूं। ओके। हिप्पी दुम हिलाते हुए पालतू कुत्ते की तरह वापिस अपनी गिटार के पास पहुंच गया। नैना और सुनील एक सोफे पर आ बैठे। सोफे की बगल की मेज पर एक बटन दिखाई दे रहा था जिसे नैना ने दबा दिया। नैना, सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, वो हिप्पी? नेवर माइंड हिम, ही इज अ नाइस मैन, ही इज अ ग्रेट लवर। जैसा व्यवहार मैंने उसके साथ किया है वो उसे पसंद करता है। कमाल है, तरंग में वो स्वयं को कुत्ता समझने लगता है और फिर हर हरकत कुत्ते जैसी करता है, इसलिए इसे दुत्कारना भी पड़ता है और मारना भी पड़ता है। कमाल है, सुनील इतना ही कह पाया। एक काला सा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। नैना उठकर उसके समीप पहुंची। उसने उसे कुछ कहा। वो सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। जिस युवक की गोद में नंगी युवती बैठी थी उसकी आंखें मुंद गई थी। वो सो गया मालूम होता था। लड़की अपनी दोनों छातियां उसके चेहरे पर मसल मसल कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जींसधारी युवती की गोद में बैठा नग्न युवक उसकी एक छाती को मुंह में लेकर चटकारे लेता हुआ चुसक रहा था और किलकारियां मार रहा था। युवती लगता था कि आनंद से पागल हुई जा रही थी। कमरे के बंद वातावरण में बड़ी उमस थी। नैना ने कोट उतारकर एक और फेंक दिया। पहले वाला व्यक्ति वापस लौटा। उसके हाथ में एक इंजेक्शन की एक सिरिंज थी और दूसरे में एक ग्लास था जिसमें कि कोई तरल पदार्थ था। उसने सिरिंज नैना को थमा दी और ग्लास सुनील को। उसने जेब से एक सफेद सी गोली निकाली और सुनील की हथेली पर रख दी। वो तुरंत वहां से चला गया। नैना ने दाएं हाथ में सिरिंज थामी और बड़ी दक्षता से उसकी सुई अपनी बाईं कलाई में धंसा दी। उसने सिरिंज का पिस्टन दबाकर पिचकारी का सारा तरल पदार्थ अपनी नसों में प्रवाहित कर लिया। फिर सिरिंज उसने लापरवाही से बगल की मेज पर डाल दी। उसने मुस्कुराते हुए सुनील को देखा। सुनील ने गोली अपने मुंह में रखने का अभिनय किया, लेकिन वास्तव में गोली उसने बड़ी सफाई से अपनी हथेली में छुपा ली।
उसने ऊपर से ग्लास का तरल पदार्थ पिया, जो कि उससे जुबान छूते ही उसे लगा जिन थी। उसने गोली बड़ी सफाई से अपने कोट की जेब में डाल ली। ग्लास खाली करके उसने मेज पर सिरिंज की बगल में रख दिया। हिप्पी युवक दोबारा वायलिन के तार छेड़ने लगा था। आराम कुर्सी पर बैठी लड़की के आंसू थम गए थे। अब वो मुदित मन से हंस रही थी और धीरे धीरे अपनी छातियां मसल रही थी। एक दूसरे के हाथ थामे बैठा जोड़ा अभी भी वैसे ही बैठा था। सुनील को आमोद प्रमोद का वो वातावरण बड़ा ही करुण और वितृष्णा पैदा करने वाला लग रहा था। मैं उड़ रही हूं, एकाएक नैना बोली। मुझे थाम लो, वरना मैं फुर्र से उड़ जाऊंगी। सुनील ने उसके गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। मजा आ रहा है? उसने पूछा। बहुत, सुनील झूमने का अभिनय करता हुआ बोला। जो युवती नींद में खर्राटे भर रहे युवक की गोद में बैठी थी, वो एकाएक उठी और सोफे पर बैठे युवक युवती के समीप पहुंची। उसने दोनों के हाथ एक दूसरे की गिरफ्त से छुड़ाए और युवती को परे धकेल दिया। युवती ने कोई ऐतराज नहीं किया। वो बेजान वस्तु की तरह एक और लुढ़की पड़ी रही। नंगी युवती उस युवक की गोद में अपनी टांगे उसके पहलू में दाएं बाएं फैलाकर बैठ गई। युवक ने उसे अपने साथ भींच लिया। गर्मी लग रही है, नैना बोली। ब्लाउज उतार दो। उसने अपनी दोनों बाहें ऊपर उठा दी। कांपते हाथों से सुनील ने उसका ब्लाउज उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके दोनों उरोज बंधन मुक्त होकर बड़ी मस्ती से धीरे धीरे झूमने लगे। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? नैना उसकी टाई खींचती हुई बोली। नहीं, सुनील हड़बड़ाया और फिर सावधानी से बोला, अभी नहीं। हिप्पी ने गिटार फिर रख दी। उसने अपनी बगल में पड़े सोफे की पैनल में लगे पुश बटन पर उंगली रख दी। सुनील ने नोट किया, वैसे घंटी के बटन वहां लगभग हर सोफे के पास मौजूद थे। काला आदमी फिर कमरे में दाखिल हुआ। जूलियन नामक हिप्पी ने एक उंगली उसकी ओर उठा दी। काला आदमी सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाता वापस चला गया। उसके कमरे से बाहर निकलते ही सुनील उठा। नैना अधमुंदी आंखों से उसकी ओर देखती हुई बोली। इन अ मिनट हनी, सुनील बोला और दरवाजे की तरफ लपका। नैना ने उसे नहीं रोका। किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा खोलकर धीरे से बाहर झांका। काले आदमी को उसने गलियारे के सिरे पर मौजूद एक दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होते हुए देखा। सुनील वहीं ठिठका खड़ा रहा। कुछ क्षण बाद एक ग्लास हाथ में लिए काला आदमी बाहर निकला और गलियारे में सुनील की ओर बढ़ा। सुनील ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और वापस घूमा। जूलियन अपने स्थान पर नहीं था। वो घुटनों के बल कालीन पर नैना के सामने बैठा हुआ था और गज भर की जुबान निकाले नैना का वृक्ष चाट रहा था। नैना की आंखें बंद थी और उसने अपने दोनों हाथों से जूलियन का सिर थामा हुआ था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे आनंद के अतिरेक से वो अभी मर जाने वाली थी। सुनील का मन घृणा से भर उठा। कम ऑन लवर बॉय, नैना उसे देखकर बोली। सुनील अपने स्थान पर छिटका खड़ा रहा, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि प्रत्यक्षतः उसने भी एक एलएसडी की गोली निगली थी और नशे में उससे भी वैसा व्यवहार अपेक्षित था जैसा वे लोग कर रहे थे। उन लोगों को तरंग में चाहे ये मालूम ना हो पाए कि सुनील वास्तव में नशे में नहीं था, लेकिन अगर वो उनके रंग में ना रंगा तो जो काला आदमी उन लोगों की जरूरतें पूरी करने के इरादे से वहां बार बार आ रहा था, उसे फौरन दाल में काला दिखाई दे सकता था। सुनील तुरंत आगे बढ़ा। जिस समय काला आदमी कमरे में दाखिल हुआ, उस समय सुनील नैना के उरोजों की घाटी में अपना मुंह धसाए था और जूलियन नैना की सैंडलें उतार कर उसके तलवे चाट रहा था। काले आदमी ने उसकी पीठ थपथपाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने जूलियन को एक कैप्सूल और पानी का ग्लास थमा दिया। सुनील ने सिर नहीं उठाया। जूलियन ने कैप्सूल निगलकर ग्लास वापस काले आदमी को थमा दिया। काले आदमी ने सुनील का खाली किया ग्लास और नैना वाली सिरिंज भी उठाई और वहां से विदा हो गया। दरवाजा बंद होते ही सुनील ने सिर उठाया। वो तुरंत अपने स्थान से उठा। नैना के नेत्र बंद थे। जूलियन, जो अब तलुओं से नैना की टांगों की पिंडलियों तक पहुंच गया था, ने भी सिर नहीं उठाया। सुनील लपक कर दरवाजे पर पहुंचा। उसने काले आदमी को बगल के कमरे में दाखिल होते देखा। शायद घंटी वहां थी, तो फिर सिरे वाले कमरे में शायद मादक द्रव्यों का स्टॉक था। सुनील ने एक निगाह अपने पीछे सूध-बूध भूले पड़े युवक युवतियों पर डाली और फिर दबे पांव गलियारे में आ गया। वो बगल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने की होल पर आंख लगाकर भीतर झांका। भीतर काला आदमी एक अन्य आदमी के साथ बैठा ताश खेल रहा था। उस आदमी की दरवाजे की ओर पीठ थी, इसलिए सुनील उसकी सूरत ना देख सका। सुनील दबे पांव आगे बढ़ा। गलियारे के सिरे वाले दरवाजे के आगे वो ठिठका। उसने की होल में आंख लगाकर भीतर झांका। कमरा खाली था।
उसने हैंडल घुमाकर धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। सुनील ने एक बार खाली गलियारे में निगाह दौड़ाई और फिर भीतर दाखिल हो गया। सुनील ने देखा वो ट्यूबलाइट द्वारा प्रकाशित छोटा सा कमरा था। कमरे में 2 खिड़कियां थी जिन पर झीने पर्दे पड़े हुए थे। वो सबसे पहले खिड़कियों के पास ही पहुंचा। पर्दे हटाने के बाद उसे ये देखकर बड़ी निराशा हुई कि खिड़कियों के बंद दरवाजे पर लोहे की छड़ें लगी हुई थी और उन पर ताले पड़े हुए थे। उनमें एक छोटी सी झिरी तक नहीं थी जिसमें से झांक कर ये जाना जा सकता था कि वो कमरा इमारत की कौन सी मंजिल पर था। कमरे में एक ऑफिस नुमा मेज पड़ी थी। सुनील ने बारी बारी उसके दराज टटोलने आरंभ किए। एक दराज में हसीस के कुछ सिगरेट, कुछ गोलियां और कैप्सूल जो जरूर LSD के थे, और एक पॉलिथीन की छोटी सी थैली पड़ी थी। थैली का मुंह खुला हुआ था और उसमें एक सफेद सा पाउडर दिखाई दे रहा था। वो निश्चय ही हेरोइन थी। उसी दराज में एक मोमबत्ती, एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा चम्मच, इंजेक्शन की कुछ सिरिंज पड़ी थी, अर्थात हेरोइन का इंजेक्शन तैयार करने के लिए आवश्यक सामान वहां मौजूद था। सुनील ने द्वार बंद कर दिया और कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ाई। एक दीवार में वार्डरोब थी। सुनील ने आगे बढ़कर वार्डरोब के दरवाजे खोले। भीतर हैंगरों के सहारे कपड़े लटक रहे थे। उसने कपड़े को एक और सरका दिया। पीछे उसे एक पैनल दिखाई दी। गौर से देखने पर उसे लगा कि वो पैनल दीवार या वार्डरोब की साइडों के साथ ठुकी हुई नहीं थी। उसने उस पर हथेली जमाकर उसे एक और धकेला। पैनल बड़ी आसानी से एक और सरक गई। पीछे एक लोहे का दरवाजा प्रकट हुआ। वो दरवाजा निश्चय ही एक मजबूत सेफ था। उस पर एक चक्का लगा हुआ था जिसको किसी विशेष प्रकार से घुमाने से शायद सेफ खुलती थी। सुनील ने थोड़ी देर चक्के के साथ सिर खपाई की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि उससे सेफ का दरवाजा कैसे खुलता था। वो अधिक देर वहां ठहरना नहीं चाहता था। काला आदमी ब्लू रूम में मौजूद लोगों की जरूरत पूरी करने की खातिर किसी भी क्षण वहां पहुंच सकता था, और फिर सेफ खोले बिना ही वो इस बात का अनुमान लगा सकता था कि भीतर निश्चय ही मादक द्रव्यों का स्टॉक मौजूद था। उसने पैनल को वापस अपने स्थान पर सरकाया, सामने टंगे कपड़ों को व्यवस्थित किया और दरवाजा बंद कर दिया। वो दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। पहले उसने की होल में आंख लगाकर बाहर झांका और फिर कान लगाकर बाहर गलियारे से आती हुई आहट सुनने की कोशिश की। बाहर एकदम सन्नाटा था। सुनील ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और धीरे से चिटकनी खोली। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सिर निकालकर गलियारे में दूर तक झांका। गलियारा खाली पाकर वो बाहर निकल आया। कुछ हासिल हुआ? सुनील चौंक कर घूमा। दूसरी ओर की चौखट से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी जिसका रुख सुनील की पेट की ओर था। सुनील ने देखा वो वही चमड़े की काली जैकेट वाला आदमी था जिसे उसने पिछली रात संसद सदस्य गुप्ता की कोठी पर देखा था और जिसे उसने CID का आदमी बताया था। ओह, सुनील फीकी हंसी हंसता बोला, तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम जानते हो मुझे? वो सकपकाकर बोला। हाँ, गुप्ता जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। कल रात मैंने तुम्हें उनकी कोठी में देखा था। क्या बताया था उन्होंने? यही कि तुम CID के आदमी हो और गुप्ता जी की बेटी के मौत के रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए नियुक्त किए गए हो। ओह, अब रिवॉल्वर हटाओ यार, मुझे डर लगता है। फिर तो ये रिवॉल्वर अपना मतलब ठीक हल कर रही है। ये इसलिए तुम्हारी ओर तनी हुई है कि तुम्हें डर लगे। लेकिन आगे बढ़ो, वो कर्कश स्वर में बोला। तुम गलती कर रहे हो। मैं इस बदमाशों के अड्डे से संबंधित कोई आदमी नहीं हूं। मैं तो। काली जैकेट वाले ने रिवॉल्वर की नाल सुए की तरह सुनील के पेट में चुभोई। वो पीड़ा से बिलबिला गया। आगे बढ़ो। सुनील चुपचाप आगे बढ़ा। जैकेट वाला उसके पीछे चलता हुआ उसे लिफ्ट तक ले गया। लिफ्ट पर सवार होकर वे नीचे कहीं पहुंचे। लिफ्ट रुकने पर उन्होंने फिर गलियारे में कदम रखा। वो सुनील को एक दरवाजे के सामने ले आया। उसने बड़े आदरपूर्ण ढंग से दरवाजा खटखटाया। भीतर से इजाजत मिलने पर उसने दरवाजा खोला और सुनील को भीतर घुसने का संकेत किया। सुनील हिचकिचाता हुआ भीतर घुसा। भीतर एक विशाल मेज के पीछे एक बुलडॉग जैसे लाल चेहरे वाला एंग्लो इंडियन बैठा था। वो निश्चय ही क्रिस्टल क्लब का संचालक एल्बर्ट था। उसके समीप 2 बदमाश से आदमी खड़े थे। काली जैकेट वाले ने पहले अपने पीछे दरवाजा बंद किया, फिर सुनील के समीप से होकर एल्बर्ट के पास पहुंचा। वो उसके कान में फुसफुसाता हुआ जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा। एल्बर्ट बोला। उसने खा जाने वाली निगाहों से सुनील को घूरा और फिर कर्कश स्वर में बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम सुनील है। सुनील तनिक लड़खड़ाती आवाज में बोला। मैं नैना का दोस्त हूँ। तफरीह के लिए यहाँ आया था। वो सब मैं जानता हूँ। वास्तव में क्या चीज हो तुम? ब्लू रूम से बाहर क्यों भटकते फिर रहे थे? कोने के कमरे में क्यों घुसे थे?
मैं क्लॉक रूम तलाश कर रहा था, गलती से वहां घुस गया था। ये झूठ बोल रहा है, काली जैकेट वाला बोला। ये कम से कम 5 मिनट उस कमरे में रहा था और इसे भीतर से चिटकनी लगाई हुई थी। दिलावर सच कह रहा है? एल्बर्ट ने पूछा। सुनील चुप रहा। उसे उस संकट से उभरने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। एल्बर्ट ने काली जैकेट वाले को, जिसका नाम दिलावर था, संकेत किया। दिलावर आगे बढ़ा। सुनील के समीप पहुंचते ही उसने बिजली की तेजी से एक भरपूर घूंसा सुनील के जबड़े पर रसीद किया। सुनील के पांव उखड़ गए और वो फर्श पर चारों खाने चित जाकर पड़ा। वो कुछ क्षण यूं ही पड़ा रहा और फिर लड़खड़ाता हुआ उठा। बोलो, एल्बर्ट चिल्लाया। उस कोने वाले कमरे में क्यों घुसे थे? मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, LSD और हसीस का नशा करता हूँ। मैं वहां ये मादक द्रव्य चुराने की नीयत से घुसा था, सुनील बोला। ये फिर झूठ बोल रहा है, दिलावर बोला। मैं की होल में आंखें लगाए इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। इसने मेज का वो दराज खोला था जिसमें सब मादक पदार्थ मौजूद थे, लेकिन इसने उसमें से निकाला कुछ नहीं था। मैं बड़ा हाथ मारना चाहता था, सुनील बोला। मैंने वार्डरोब में सेफ तलाश कर ली थी, लेकिन उसे खोल नहीं पाया था। लेकिन तुम्हें जो हासिल था तुमने वो क्यों छोड़ा? एल्बर्ट बोला। तब तक मैं डर गया था। मैंने फौरन वहां से निकल जाना ही उचित समझा था। तुम झूठ बक रहे हो। तो दोस्तों, ये था साया मौत का नॉवल का तीसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।